हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग्स। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मैं जानता हूँ कि जब भी सुनील सर को आप स्क्रीन पे देखते हो तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि वाओ! आज तो कुछ अलग लेवल का डिस्कशन सुनने को मिलेगा। अगर कई लोग क्या होते हैं कि मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें कहते हैं सर मैं ना गाड़ी चला रहा था, फिर मैं ना एक लंबे रूट से घर वापस आया कि मैंने कहा ये पूरा सुन लूँ। ऐसा कमेंट सुनने को मिलता है। और कुछ लोग सुनते हैं कि मैं अपना वॉक करते हुए मैंने सुना। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इसको डिनर के बाद सुना। कोई कहता है मैंने सोने से पहले सुना। तो जब भी सुनील सर आते हैं कुछ इस लेवल पे हमारी डिस्कशंस और हम इस डेप्थ में जाके पता नहीं वो एक ऑरा है इनका कि मैं भी अपने ट्रू सेल्फ में होता हूँ जब मैं इनसे डिस्कशन कर रहा होता हूँ या बात कर रहा होता हूँ। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे फिलोसोफर, ऐसे थिंकर हैं जिनसे आप एक डेप्थ में जाके डिस्कशंस कर सकते हो। और जो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, सोशियोलॉजी को, सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, हिस्ट्री को से रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, मतलब आप सुनील सर से किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर लो, ही विल ऑलवेज हैव समथिंग टू आंसर। एंड ये सीरियसली हमारा सौभाग्य है कि जब भी हम इनसे बात करते हैं कि सर इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन, ही इज ऑलवेज ओके एंड ही इज ऑलवेज लाइक ठीक है, इसको अभी कर लेते हैं, अगले हफ्ते कर लेते हैं, गिव यू सम टाइम एंड डेट एंड देन लेट्स डू दैट। ठीक है। आज का सेशन है क्या? आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्या है? आज का सेशन जानते हैं, जब हम एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठते हैं आजकल या खाने की टेबल पे बैठते हैं, तो हम आपस में अपने माँ-बाप से या भाई-बहनों से, कज़न से एक ही बात कर रहे होते हैं कि यार नौकरी बचेगी क्या? यार फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन लग रहा है। यार कोई धंधा बता दे यार, जो चल जाए यार। कोई पैसा कमाने का तरीका बता दे। यार महँगाई बहुत बढ़ रही है, मेरा तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। यार मेरी ईएमआई नहीं जा रही यार। यार ये सोशल मीडिया पे देख रहा है हर वक़्त नेगेटिविटी यार नेगेटिविटी। यार तू ये हालात देख रहा है पॉलिटिक्स के। यार तू ये देख रहा है कि दुनिया में वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यार ये अमेरिका में क्या हो रहा है? यार ये तू देख रहा है आजकल जेंडर के ऊपर कितनी डिस्कशन हो रही है। यार तू ये देख रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। आप जब टेबल पे बैठ रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, आप जब कहीं गाड़ी में बैठ रहे हो, आप हर वक़्त इस समय या तो इकोनॉमिक्स या इनकम या किसी देश के बारे में, कोई सोशियोलॉजी, कोई एक ऐसी बात कर रहे हो जो कि आज का करंट टॉपिक है। हम हमेशा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और ये एंड में डिस्कशंस का रिजल्ट क्या आता है? छोड़ यार, देखते हैं, चलने दे, लेट्स सी। क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन होता ही नहीं है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आज से पहले आपके पेरेंट्स ने नहीं देखे ये। वो क्या सॉल्यूशन दें आपको? आप टीचर के पास जाते हो, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। आप इन्फ्लुएंसर के पास जाते हो, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में आज के ज़माने की जो नई प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन अभी आना है या आ रहा है या है, जिसका पास्ट में लोगों को नहीं पता। आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? पता है क्या ज़िम्मेदारी बनती है? आपकी आने वाली पीढ़ी को आज की लर्निंग दीजिए कि तुम ये वक़्त देखने जा रहे हो और ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। मार्गदर्शक बनिए। प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत करिए अपने आने वाले बच्चों के साथ, फ्यूचर जनरेशन के साथ। सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करिए। सॉल्यूशंस कहाँ से आएँगे? सॉल्यूशंस चर्चा से आते हैं, आसमान से नहीं आएँगे। सॉल्यूशंस दिमाग को ओपन करने से आएँगे। पुरानी रीतियों को, पुराने ट्रेडिशंस को तोड़ने से आएँगे। अपने आप के, अपने दिमाग के और अपने दिल के दरवाज़ों को खोलने से आएँगे। और इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए कि दुनिया में क्या ऐसा हो रहा है एंड हाउ you know bitcoin, how crypto, how altcoins, all these things that you listen के यार ये solutions है तो कैसे, how they are the solutions to save this world। अब तभी आपने टाइटल देखा होगा। दुनिया खत्म नहीं हो रही है। डोंट टेक इट के आज हम आपको डूम्स डे के बारे में बता रहे हैं कि जी वो 8 साइन के दुनिया खत्म नहीं हो रही है दोस्त। दुनिया को खत्म करने से
बचाना है, सॉल्यूशन पे काम करना है। हमें हमें उसमें एफर्ट डाल के इसको एक बढ़िया जगह बनानी है रहने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस के लिए। उसके लिए समझ का होना ज़रूरी है। और बाय द वे, इसको स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको ये बताता हो। इसलिए इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आज का पॉडकास्ट आपके सामने है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बीच-बीच में जो मन में ख़्याल आए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने ख़्यालों को जितना कमेंट करेंगे सुनील सर के साथ, अगला हो सकता है एपिसोड में इसी बात पे बना दूँ कि जितने कमेंट्स आए, उनकी एक समरी बना के उनके सामने थॉट्स रखूँ, और उन एक-एक थॉट का मे बी टॉप 20 जो थॉट्स आपने लिखे, तो मैं कहूँगा देखिए सर, लोगों की सोच, फिलॉसफी देखिए लोगों की, और उन लोगों की फिलॉसफी को हम कवर करेंगे। और हो सकता है सुनील सर एक एपिसोड सिर्फ इसी बात पे डेडिकेट कर दें कि अच्छे सवालों के अच्छे जवाब। ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। वेलकम सर, थोड़ा-सा मैंने लंबा ले लिया, बट क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छा होने वाला है, उम्मीद करता हूँ, और इसीलिए मुझे ज़रूरी था ये इंट्रो देना। उम्मीद करता हूँ सर आपके एंड पे सब कुछ ठीक होगा। तो शुरू करते हैं सर आपके पहले थॉट्स कि क्यों ज़रूरी है ये पॉडकास्ट करना इस टॉपिक पे? धन्यवाद काशिफ, मुझे दोबारा बुलाने के लिए। और बहुत ही सुंदर भूमिका बांधी है इस पॉडकास्ट की। और जब मैंने ये विषय आपके साथ शेयर किया था कि हाउ क्रिप्टो वुड सेव द वर्ल्ड, और उसमें मैंने आपको कहा था कि ये 2 हिस्सों में मैं करना चाहता हूँ। पहला हिस्सा बिटकॉइन को मैं डेडिकेट करूँगा, और दूसरा मैं वेब 3 और बाकी क्रिप्टो के जो नेटवर्क्स हैं, बाकी क्रिप्टो चेन्स हैं, उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। तो जब मैंने ये विषय आपको बताया कि हाउ क्रिप्टो वुड सेव द वर्ल्ड, ये मेरे लिए अ, बहुत मुश्किल चुनाव था कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्रिप्टो वुड सेव द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ दुनिया के ऊपर खतरों के रूप में, जो पहली बार इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, और उस तबाही से बचाने का रास्ता क्रिप्टो है। क्योंकि नॉर्मली हम क्रिप्टो के बारे में बातें जैसे करते हैं, रेगुलेशंस की बातें करते हैं, लीगैलिटी की बातें करते हैं, ट्रांजैक्शन स्पीड, गवर्नेंस, इन सब चीजों की बातें करते हैं। बट इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में कि हाउ क्रिप्टो वुड सेव द वर्ल्ड, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में हमने अपनी कोई भूमिका तैयार ही नहीं की होती। बट जब मैंने ये विषय आपको बताया कि मैं इस विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए अ, उन खतरों को आइडेंटिफाई करना, जो खतरे पहली बार इतने बड़े लेवल पर एक ही जगह इकट्ठे होके आ गए हैं, उन खतरों से होने वाला जो नुकसान है वो बहुत बहुत भयानक है। वो धरती का विनाश भी हो सकता है। तो अगर हम वैसे ही जीते रहे जैसे हमें जीने की आदत पड़ी हुई है, तो हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हमें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, और वो बहुत बड़े लेवल पर बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपनी बात को एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट के जरिए रखूंगा, जो मैंने कभी कई बार आपके सेशंस के अंदर वो वर्ड डिस्कस भी किया है। वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, आज आप प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं, बिटकॉइन में कंसेंसस मैकेनिज्म में, आप इथीरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। बट अगर आप खुद से पूछें कि इस डिसेंट्रलाइज कंसेंसस मैकेनिज्म से पहले दुनिया में लोग किस कंसेंसस मैकेनिज्म के जरिए मनी, लेजर, लॉ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब की गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे थे, कौन था जो इस सारी दुनिया को, मनी, लेजर, लॉ की दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है? तो उसे मैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहता हूं। चाहे आप इंडिया के रुपी को ले लो, चाहे अमेरिका के डॉलर को ले लो, चाहे आप जापान के येन को ले लो, चाहे चाइना के युआन को ले लो, ये सारी दुनिया एक ही कंसेंसस मैकेनिज्म के अंडर जीती आ रही है। और मैं ये कहने जा रहा हूं
कि इस कंसेंसस मैकेनिज्म के विनाश का टाइम आ गया है। और ये कोई मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लेवल पर नहीं कह रहा हूं, ऐसी मैं ऐसा कोई नहीं, कोई एक व्यक्ति आगे दुनिया को तबाह कर रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसी घड़ी है जिसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जो ये कंसेंसस मैकेनिज्म है, इसकी मृत्यु होने जा रही है। और इसकी मृत्यु के आगे 5 टाइम बॉम्ब हैं। इन 5 टाइम बॉम्बों में से कोई भी फट सकता है, सारे ही फटेंगे सूनर और लेटर। अगर एक भी फटा तो उससे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बहुत बड़े खतरे में पड़ेगा, जिससे मनी टूटेगी, मनी के टूटने से लॉ टूटेगा, लॉ के टूटने से और बहुत सारी चीजें होंगी। और एक बात याद रखिए, हम जिसे मॉडर्न लाइफ कहते हैं ना, वो मॉडर्न लाइफ ना बड़ी रेल की पटरी पर चलने वाली जैसी लाइन होती है। जैसे मनी के बारे में आप इंडिया में तो रुपी में ही बात करते हैं, अगर आप अमेरिका में है तो मनी के मतलब में डॉलर की बात ही करते हैं। तो ये इसको कहते हैं पाथ डिपेंडेंसी। और पाथ डिपेंडेंसी का मतलब कि आपको पीछे से धक्का दे दिए और आप उस पाथ के ऊपर चलते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक मोमेंटम है। पर जिस दिन ये पाथ टूट गया, अब क्या करोगे? तो हो ये रहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इतना बड़ा पाथ है जिसके ऊपर हमें चलने की आदत होगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये पाथ एक बहुत बड़े चट्टान को जाके टकराने वाला है। और इस होने वाली दुर्घटना से बचने का अगर कोई तरीका है तो वो क्रिप्टो में ही है। मैं ये बहुत सोच समझ के इस विषय का चुनाव कर रहा हूं और इसके अंदर छुपे हुए खतरों का मुझे पूरा पूरा आभास है। पर इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में खुलकर बात करने का टाइम आ गया है। राइट। तो एक बारी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट को अगर आप एक क्योंकि आपने इस पर डिटेल में हमें पहले समझाया हुआ है, बट जो लोग नए सुन रहे हैं और वो वीडियो नहीं देखेंगे, उनको एक संक्षिप्त में, एक समरी में बता दीजिए कि आखिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होता क्या है, एक प्लेन भाषा में। यस, देखिए, जब आप एक कागज का करेंसी नोट देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 500 का नोट है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ 500 रुपीज। मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। असल में वो 500 रुपए के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि इसकी परचेसिंग पावर 500 ही रहेगी। वो डिमोनेटाइज भी हो सकता है, उसमें इन्फ्लेशन भी आती है, उसमें और बहुत सारी चीजें भी आती हैं। आप उस कंसेंसस मैकेनिज्म में विश्वास करते हैं जो ये नोट छाप रहा है, और आपने ये माना हुआ है कि मनी के जितने फैसले हैं वो सेंट्रल बैंक लेगा, लॉ के जितने फैसले हैं पार्लियामेंट लेगा। तो एक टॉप बॉडी है जो सारे फैसले लेती है, और वो जो टॉप बॉडी है उसके पीछे का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, मैं उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहता हूं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि दुनिया की कोई भी लेजर हो, उसके पीछे आपका विश्वास होता है, और मैं आपके उस विश्वास का नाम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में आपका विश्वास बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक मॉडर्न रिलीजन है जो पिछले 100 सालों से हमारी हस्ती को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। राइट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर मैं बहुत ही एक देसी एक भाषा में समझाना चाहूँ तो वो आखिरी आदमी, वो आखिरी संस्था या वो आखिरी इंस्टीट्यूशन कि जब सब कुछ नीचे तबाह हो जाए, खत्म होने लगे, तो वो एक ऐसी शक्ति या ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंडिविजुअल वो कहता है कि मैं हूं ना, रुक जाओ, नाउ तुम हो जाओ, मैं करता हूं। सो वो फाइनल जो इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि या जैसे बैंकिंग हाँ, प्रणाली में सेंट्रल बैंक यस, आरबीआई यस, इज द यू नो द लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, राइट। सो वो आखिरी
जो जैसे यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व, राइट? या ठीक है। अगर हम कोर्ट की बात करें, सेशन कोर्ट, ये कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट, राइट? एंड सो ये हर, अगर आप डोमेन में देखें तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। वो कहते नहीं है भाई मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, तो आप कहते नहीं व्हाट इज योर लास्ट रिजॉर्ट? तो कहते हैं यार यस। वो वाले भैया हैं, शायद वो मेरे को 10,000 रुपए दे दें यार, अब तो कोई पैसे नहीं दे रहा। तो वो लास्ट रिजॉर्ट पे आप डिपेंड जो करते हो, उसकी बात हो रही है। सो सुनील सर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इसको मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं खतरे, तो क्या ये खतरे ऐसे हैं जैसे खतरा नंबर 1, खतरा 2, खतरा 3, खतरा 4, कि इन खतरों की, या मतलब ये खतरे एक के बाद एक आने, मतलब ऐसा होना कि पहले एक आएगा फिर दूसरा उस पे डिपेंडेंट है, या इनकी एक्सक्लूसिविटी है, मतलब ये अलग अलग हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, और एक आ गया तो दूसरे के आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा? तो कोई सीक्वेंस है या कोई नहीं, नंबर है? नहीं, काशिफ, मैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें दुनिया आज जी रही है, इसके ऊपर खतरे तो बहुत सारे हैं, पर मैं मोटे मोटे 5 खतरे लेके चल रहा हूं, 5 क्राइसिस। और ये क्राइसिस कोई ए के बाद बी के बाद सी वाला नहीं ऐसा नहीं है। है। हम्म, ये सारे क्राइसिस साइमल्टेनियस, एक ही समय में 5 क्राइसिस हैं। राइट। कौन कब हिट करेगा, कौन पहले हिट करेगा, कौन पार्शियल हिट करेगा, कौन फुली हिट करेगा, ये हम नहीं बता सकते। तो इसलिए ये 5 क्राइसिस इकट्ठे होके एक मेटा क्राइसिस बना देते हैं। अच्छा, हाँ, जब इनकी कंबाइंड पावर यस। इकट्ठी हो जाती है, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेंडर हम्म, ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जो कंसेंसस है वो इस समय एक मेटा क्राइसिस में है, जिससे उभरने का इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये तबाह होना ही होना है, इसके अंत का टाइम आ गया है। और ये जो 5 टाइम बॉम्ब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, हम्म, इनमें से कोई टाइम बॉम्ब भी कभी भी फट सकता है। हम्म। तो कुछ खतरे तो ऐसे हैं जैसे कि जो सामने से दिखते हैं और जिनको हम डेली न्यूज़ में पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि इन्फ्लेशन एक खतरा है, राइट? तो कई बार हम क्या होता है कि यार शरीर में ना बुखार, गर्म हो रहा है शरीर, तो हमें लगता है बुखार है, तो अच्छा बुखार है। अब वो बुखार बीमारी नहीं है, तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं इन्फ्लेशन, अरे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज नॉट अ बीमारी। इन्फ्लेशन के पीछे जो रूट कॉज है, मतलब बुखार क्यों आ रहा है, पेट का इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, काहे का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू का इन्फेक्शन है, ठीक है? तो उसके पीछे का जो, कई बार हमें क्या होता है कि सिम्टम्स को हम बीमारी मान लेते हैं, जैसे कि, और लेकिन जो खतरा है उसको आज हम चाहते हैं कि सर, जो हमें चीजें दिख रही हैं, जो हमें लगता है खतरा है, हमें लगता है मैग्नीट्यूड इसका ये तो कंट्रोलेबल है, लेकिन एक्चुअल में जो उसके पीछे की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी गंभीर है। तो मैं चाहता हूं यस, कि आज हम उन खतरों को एक बार डिस्कस करें। यस। तो मैं उन 5 खतरों को 5 टाइम बॉम्ब बोल रहा हूं। जी। और वो 5 टाइम बॉम्ब में से पहला टाइम बॉम्ब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डेट, कर्जा। कर्जा। देखिए, आज की तारीख में अगर आप ये सोचते हैं कि जितना भी पैसा छपा है उसके बराबर का सोना सेंट्रल बैंक के पास है, या सिल्वर या कॉपर सेंट्रल बैंक के पास है, तो ये कोरा झूठ है। ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। सेंट्रल बैंक जितने भी पैसे छाप रहा है, जितनी भी करेंसी छाप रहा है, वो इस आधार पर छाप रहा है कि आप हर साल टैक्स पे करते रहें। आपने जो इंटरेस्ट लिया, कर्जा लिया हुआ है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते जाएं। अगर आप करते जाएंगे, इंटरेस्ट और टैक्स पे करते जाएंगे, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट काम करता रहेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। एक सिंपल सा सच है। पर मुद्दा ये है कि कितना कर्जा आप सेफली ले सकते हैं, और उस किस पॉइंट के बाद आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका की बात करता हूं, कि अमेरिका के अंदर 80% ऑफ 80% ऑफ देयर जीडीपी, जब उनका कर्जा बढ़ा,
सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका फेडरल गवर्नमेंट का, उसके बाद से अगर आप $1 का आपने लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी अगर 20 सेंट्स की बढ़ गई और ग्रोथ 10 सेंट्स की बढ़ी, तो आपको कर्जा लेने का नेट नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। गॉट इट? अब फिर चक्कर से सर ये एक बार है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिस नहीं करना हाँ, चाहता। ये मेरे श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने, यस, जो आप देखिए, बता रहे हैं। कर्जा आप क्यों लेते हैं? आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए लेते हैं, बिल्कुल, सब लेते हैं। और उन खर्चों के अंदर एक पॉइंट के बाद किश्तें शामिल हो जाती हैं, बिल्कुल। और वो किश्तों के अंदर मूल और सूद दोनों होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। एक पॉइंट के बाद वो मूल और सूद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और आपको अब, क्योंकि वो मूल और सूद की जो ईएमआई है वो आपके खर्चों में शामिल हो चुकी हुई है, तो आपको अब अपने खर्चे पूरे करने के लिए और लोन लेना पड़ता है। हाँ। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां, जिसके बाद जब लोन बढ़ता है तो उसका इनकम में कोई बेनिफिट नहीं होता, अगर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे, इसको मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं कि जब आपने उस पॉइंट से क्रॉस किया, जैसे अमेरिका ने जब 80% ऑफ देयर जीडीपी से ज्यादा कर्जा कर लिया, जो आज 130% है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप जितना कर्जा ले रहे हैं वो आपका फायदा नहीं कर रहा, वो आपका नुकसान कर रहा है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए उदाहरण के तरीके समझाता हूं। हाँ जी। ये आप मान लीजिए एक सुरंग में जा रहे हैं, और जैसे ही आपने 80% पॉइंट क्रॉस किया डेट का, उसके बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ओके, अब वो नेगेटिव का मतलब है कि आपने अब एक कदम आगे रखा तो जमीन थोड़ी धंस गई, एक कदम और आगे रखा, जमीन और धंस गई, एक कदम और आगे रखा, जमीन और धंस गई। अब मैं इसको यहां से आपको ग्राफिकली समझाता हूं। आप यहां से, आप जब यहां आए तो एक डाउन चला गया, और 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 डाउन चला गया। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक पॉइंट के आके वो जो फॉर्मेशन है वो 90 डिग्री डाउनवर्ड चली जाएगी। अगर आप इस पॉइंट पर हैं और आपको कहा जाए अब वापस जाओ, क्या आप जा सकते हो? नहीं। क्या आपको कहा जाए कि आपका कर्जा आपको पे बैक करना, आप क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जमीन धंसती जा रही है, पहले 2% धंसी थी, एक कदम और आगे बढ़े, 2% और धंसी, और पिछला जो हिस्सा था वो भी 2% धंस गया, तो 2 + 2 + 2 6% धंसता है। वो ऐसे से एक एक कदम बढ़ते जाओगे तो धंसता जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री तक चला जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब है कि अब आप वापस आने की स्थिति में नहीं हो। वापस आ ही नहीं सकते। तो जब आप वापस आने की स्थिति में नहीं हो तो फिर क्या होगा? इसलिए आज अगर आप ध्यान से देखो, दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्रेडिट क्राइसिस की बात होती है, पर ना तो इंटरेस्ट रेट क्राइसिस की बात होती है, ना ही सॉवरेन क्राइसिस की बात होती है। क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को चेंज करने की बात नहीं करते हैं। उसी के तो अपॉइंटेड है। हाँ, क्योंकि उसी ने तो अपॉइंट किया हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब आप इतना ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, और ये मत भूलिए कि मैं यहां पर अभी सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अमेरिका की। 130% तो गवर्नमेंट ने लिया है, हाउस होल्ड ने भी लिया है, कॉर्पोरेट्स ने भी लिया है। अगर आप उस सारे को इकट्ठा कर दे तो लगभग 360% बनता है। 360%। अगर एग्जैक्ट बता रहे हो यूएस का? हाँ, 360? यस, अच्छा, मैं यूएस का गवर्नमेंट का मिला के और हाउस जनता होल्ड का का मिला मिला के और क्रेडिट कॉर्पोरेट्स कार्ड, का मिला। कॉर्पोरेट्स और सब मिला लो तो 360% ऑफ दी
यस। रेशियो जो है, हाँ, डेट अब डेट टू जीटीपी रेशियो जो आप कह रहे हो। यस, हाँ, अब आप उसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो। बहुत बड़ा हो गया। 360% के ऊपर 5%। अगर आप वो 5% जीडीपी ग्रोथ रेट लेके आते हो तो सिर्फ आपकी किस्तें ही वापस जाएंगी। हाँ, सॉरी, ये लाइन रिपीट करिए, लास्ट वाली। 360% जो आपका कर्जा हो गया है जी। लोगों का और सरकारों का इकट्ठा मिला के, जीडीपी ग्रोथ तो सबकी साझी होएगी, हाँ जी। लोगों और सरकार दोनों की। तो उसके ऊपर जीडीपी जो ग्रोथ हो रही है, वो उस जो ग्रोथ है, एक्स्ट्रा इनकम जो है, वो आपके सबसे पहले तो आपके कर्जे की किस्त पे करने के लिए जाएगी। हम्म। तो आपको सबसे पहले तो उस किस्त को पे बैक करने के लिए कमाना है, सरकार को भी, आपको भी और कॉर्पोरेट्स को भी। तो अगर वो 5% का बैलेंस नहीं पूरा कर पा रही, तो इसका मतलब है कि आपकी हालत जमीन में धंसने जैसी होती जा रही है। और ये सिर्फ मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको यूरोप में भी नजर आएगा। यूरोप में हालत इससे भी ज्यादा खराब है। ये आपको जापान में भी नजर आएगा, ये आपको हिंदुस्तान में भी नजर आएगा, ये आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, कीनिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइना, सब जगह नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल अमेरिका खतरे में है, मैं ये कह रहा हूं दुनिया के अंदर लगभग सभी देश इस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के खतरे के अंदर है, क्योंकि लेंडर इतना ज्यादा कर्जा इकट्ठा कर चुका है कि उसको पे बैक करने का अब उसके पास इंतजाम कोई नहीं, नहीं है। कोई नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब एक देश कर्जा वापस नहीं करेगा, अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा, तो उसकी वैल्यू कहां जाएगी? जब सॉवरेन डेट क्राइसिस आएगा तो करेंसी कोलैप्स करेगी। आप सोचिए, एक देश की करेंसी जब कोलैप्स करेगी, जैसे पीछे श्रीलंका के साथ क्या हुआ था। श्रीलंका के साथ वही मैं उनके एग्जांपल दे रहा सडनली हूँ। उनके पास इंपोर्ट्स करने के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ है ही नहीं। अभी पाकिस्तान बचा है बस। अभी जो आईएमएफ ने दे दिया उसे कुछ दिन पहले लोन। हाँ, बट द पॉइंट हियर इज कि जब ये होता है तो बाकी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाता है, ट्रेड डेफिसिट आपका इमीडिएटली गड़बड़ा जाता है, आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के सारे इक्विलिब्रियम हिल जाते हैं। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के अंदर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आपको बचा नहीं पाएगा। कितनी बार आईएमएफ के पास जाओगे? यूरोप और अमेरिका तो आईएमएफ के पास भी नहीं जाने वाले। ये एक ऐसी स्थिति है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसे रबड़ की तरह है जिसको आपने इतना खींच लिया है, इतना खींच लिया कि अब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। या ये टूटेगा या ये डिसफंक्शनल हो जाएगा। और कम से कम अगले 2 सालों में 40 से 50 कंट्रीज सॉवरेन डेट क्राइसिस के शिकार होने वाले हैं, कम से कम। और अगले 10 सालों में दुनिया के लगभग 100 से 150 कंट्री सॉवरेन डेट क्राइसिस के शिकार होने वाले हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे। और मुझे उन देशों की, जब मैं न्यूज देखता हूं, उनके पॉलिटिशियंस का बिहेवियर देखता हूं, तो मुझे वहां पर ऐसा कोई तरीका नजर नहीं आता कि वो अपने रास्ते को बदलने की कोई कोशिश कर रहे हैं। रादर कर्जा और तेजी से बढ़ रहा है। क्यों तो बढ़ ये रहा है कैसा कर्जा? टाइम, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी जो इनकम है वो कम हो रही है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। देश का भी, जैसे आदमी का भी यही हो रहा है और देश का भी हो रहा है। यस। जैसे आप पिछले 30 सालों का अगर इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
अगर सेंटर और स्टेट का फिस्कल डेफिसिट मिला लिया जाए तो ये लगभग 10% ऑफ जीडीपी बनता है। और सोचिए हमारा जीडीपी इस समय 300 लाख करोड़ रुपए है। 200 ट्रिलियन और यूएसडी में या 3 ट्रिलियन। अराउंड उसके आसपास फिगर आएगी, 3.3 3.4 के आसपास आएगी। इसलिए आप ध्यान से समझिए कि कर्जा अगर आप पे बैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी सीधे सॉवरन डिफॉल्ट के अंदर, आप जैसे विजय माल्या को आप डिफॉल्टर बोलते हैं, विलफुल डिफॉल्टर, तो उस देश को फिर आप विलफुल डिफॉल्टर बोलेंगे। हाँ, उस देश को दुनिया का कोई भी देश हाथ नहीं रखेगा उस पर, उसके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई इसको कर्जा नहीं देगा। श्रीलंका क्लासिक एग्जांपल था। यस। और मैं ये कह रहा हूं कि ये खतरा सिर्फ श्रीलंका या पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं है, ये खतरा दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर है, और इवन अमेरिका के ऊपर भी है, क्योंकि अमेरिका को हमने कर्जा दिया हुआ है। वो बात अलग है कि वो रिजर्व करेंसी के स्टेटस का फायदा लेके आ रहा है, बट कर्जा कर्जा ही होता है, उसके ऊपर किश्त देनी पड़ती है। और अब कर्जा इतना हो गया है कि जितनी मर्जी किश्त देने की कोशिश करो, कर्जा कम होने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये ऐसा है कि जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पैरों में डेट का कर्जा पत्थर बांध के उसको पानी में फेंक दिया गया है, और वो ऊपर आना भी चाहता है, पर पत्थर इतना भारी है कि वो तैर के ऊपर नहीं आ पाएगा। ये स्थिति है। एक बारी जब उसने कर्जा दे, जैसे लेंडर रिजॉर्ट की आपने बात करी, तो पूरी दुनिया का जो अल्टीमेट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है वो है यूएस, राइट। और आप ये कह रहे हो कि अगर हम इसी थ्योरी को लें, पहले पहले तो इसको लोकल लेवल पे लें, फिर कंट्री लेवल पे लें, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का डिफॉल्ट होते 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 साहब हम पहुंच गए, जो फाइनली जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है वो है यूएस। और हम कह रहे हैं कि यूएस, अगर यूएस भी डिफॉल्ट कर जाता है तो वो स्थिति क्या होगी, और उस स्थिति के अंदर कैसे लोग निकलेंगे, और दुनिया में क्या उथल पुथल होगी उस समय। हाँ, मैं काशी इसको थोड़ा सा और एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए डॉलर सडनली 30% डाउन आ गया, क्लैप्स कर गया। शायद रुपी के अगेंस्ट, शायद यूरो के अगेंस्ट, शायद युआन के अगेंस्ट, हमें नहीं पता किस करेंसी के अगेंस्ट वो डाउन गया। तो जैसे वो हुआ, अब हमारे लिए चिंता ये है कि हमें क्या डॉलर रिजर्व का फॉरेक्स रखना चाहिए। आज हमारे पास $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स है, जिसका 90% डॉलर में है। तो अगर उसका 30% डाउन हो गया तो इसका मतलब है कि $180 बिलियन हमारे मिट्टी हो गए। अब अचानक एक मुद्दा आ जाएगा कि वहां पर आप डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी की तरह इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। अब अगर डॉलर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं है तो उसकी जगह कौन लेगा? आप मुझे सजेस्ट करेंगे उसकी जगह कौन लेगा? क्योंकि स्थिति ऐसा लगता है कि जब जैसे आपने बोला कि 2-4 साल में ही ये स्थिति बन सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड जो गोल्ड का एरा था, उसकी तरफ ज़्यादा लोग सेंट्रल बैंक भी भागेंगे, क्योंकि यार ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड था, पहले हम इसी पे थे, चलो इसी मॉडल पे वापस चलते हैं। पर ये मत भूलिए कि दुनिया के अंदर पूरा का पूरा जो डॉलर का सिस्टम है ये बैंक्स चलाते हैं, HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, JP मॉर्गन, और ये गोल्ड की ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा डील नहीं करते हैं। तो क्या इन बैंकों के लिए
सीधे गोल्ड बैक्ड सिस्टम में शिफ्ट करना आसान होगा? क्या इन बैंकों के ऊपर खुद नहीं संकट आ जाएगा? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि आपके पास 100 रुपए हैं, आप 1000 रुपए का कर्जा दे सकते हैं। तो जब इन बैंकों के जो एसेट हैं जो डॉलर के अंदर प्राइस्ड हैं, अगर डॉलर डूबा तो बैंकों के डॉलर एसेट्स भी तो डूबेंगे। तो क्रेडिट कौन देगा? क्रेडिट देने के लिए भी तो एक कोलेट्रल करेंसी चाहिए। वो कोलेट्रल करेंसी क्या बनेगी, मुद्दा ये है। और ये मैं बात कर रहा हूं दुनिया के अंदर जो टोटल ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अगर आप जीडीपी टोटल ग्लोबल जीडीपी ले लें, ग्लोबल स्टॉक मार्केट ले लें, ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट ले लें, इन सब का साइज 1500 ट्रिलियन डॉलर है। 1500 ट्रिलियन डॉलर। तो जब इसमें से डॉलर हिलेगा तो उसको रिप्लेस क्या करेगा? ये है टाइम बॉम्ब। नया रेफरेंस क्या बनेगा? कोशिश तो ये करेंगे कि नया रेफरेंस पॉइंट वो हो जो कंट्रोल किया जा सके, जिसकी जिसकी अबेंडेंस, जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, जो यूएस है, वो ये चाहेगा कि भाई मेरी सुप्रीमेसी आगे भी बनी रहे, और मैं नया रेफरेंस पॉइंट भी वही रखना चाहूंगा जो मेरे हित में हो और जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। और जब वो ढूंढने निकलेगा तो गोल्ड फिजिबल नहीं है, उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, और फियाट की तरह वो तेजी से मूव नहीं कर सकता। फिर मैं जाऊंगा शायद ऑयल बैक्ड कुछ, पेट्रो डॉलर टाइप के, मतलब ऑयल देखो बैरल देखो की बैकिंग हो। काशिफ, एक बात समझो। मेरे को ऐसा लगता है बिटकॉइन, मैं जानता हूं कि मेरे से पूछो आप, मैं उनका एडवाइजर हूं, तो मैं तो उनको आसानी से आंसर दे सकता हूं, बट नहीं दे नहीं माइट नहीं नॉट नहीं गो ऑन नहीं, दैट। द पॉइंट हियर नहीं, इशू ये है कि जो संकट आज मैं कह रहा हूं, इसकी शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई थी। तो इस संकट 1971 में। से, हाँ, इस संकट से बचने की कोशिश अमेरिका कोई अब से नहीं कर रहा है, पिछले 50 सालों से कर रहा है, और 50 सालों से बड़ी सक्सेसफुली उसने अपने आप को बचा के रखा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि अब अमेरिका का कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब बचाने की तमाम कोशिशें फ्लॉप होने वाली हैं। और उस पॉइंट के ऊपर हमारी हालत, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की हालत ऐसी हुई कि एक ट्रेन सीधी जाके चट्टान को टकराई। पर अब क्या करना है यही नहीं समझ आएगा। अब वैल्यू का ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या बनेगा? अब लोग कॉपर, ऑयल, गोल्ड किस करेंसी के अंदर उसको रेफरेंस बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप ऑयल बेचेंगे, उसका रेफरेंस क्या रखेंगे, कौन सी करेंसी रखेंगे? आप कॉपर बेचेंगे, उसका रेफरेंस क्या रखेंगे? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब आपसे आपका यूनिट ऑफ रेफरेंस ही, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही छीन लिया जाएगा। ये है टाइम बॉम्ब। और अगर डॉलर डूबा तो सोचिए, ये कितना बड़ा जहाज है कि जब ये डूबेगा तो साथ में और बहुत सारी कश्तियों को लेकर डूबेगा। इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का पहला टाइम बॉम्ब है डेट, कर्जा, जरूरत से ज्यादा कर्जा। मैं अभी इस पहले टाइम बॉम्ब को यहां तक ही रखना चाहता हूं। राइट। पहले ही टाइम बॉम्ब ने इतना वक्त ले लिया कि मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले जो आने वाले 5 है उनका क्या होगा। बट स्थिति नो डाउट ही गंभीर है। और आप कभी कोई ये सोचे कि जिसके सहारे आप डिपेंडेंट थे कि यार आखिर में ये बंदा तो काम आ ही जाएगा, इसको पर्सनल लाइफ में लीजिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे आपकी उम्मीदें थी और आप उसको सबसे पहले ट्राई नहीं करते, लेकिन जब आपको उसकी ट्राई करने की जरूरत पड़ती है और वो जब आपको
फेल हो जाता है, जब आपकी आपकी उम्मीद थी, आप गए कि यार ये तो बचा ही लेगा और वो भी खुद बैंकरप्ट हो गया, तो उस स्थिति में आप सोचो आपके पास क्या-क्या विकल्प होते हैं। वही सेम आप सोचो, पूरी दुनिया सोच रही है कि यूएस और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल रिजर्व है, वो कुछ ना कुछ वे आउट निकाल लेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, बट सॉल्यूशंस उसके पास भी नहीं है। जी। दैट इज द रियल प्रॉब्लम एंड दे यस। आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट that the problem is there, despite the fact that they know the problem is there, but they're not willing to accept it. And in public domain they always tell कि all is well, inflation, everything is okay, debt ceiling हम इसको कांग्रेस से, रिपब्लिकन से बात करके बढ़वा लेंगे, और हमने बढ़वा ली, एवरीथिंग इज ओके, जीडीपी बढ़ रही है, डोंट वरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, रिसेशन, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिसेशन। जब इस तरह की चीजें आपको आगे बताई जा रही हैं, जब जब वहां के जो सीनियर लोग हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो लोग आके आपको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यू नो, है क्या? एंड इफ इन्फ्लेशन इज देयर, व्हाई? बिकॉज बियॉन्से का कंसर्ट हुआ, वर्ल्ड टूर पे गई हुई बियॉन्से, इस वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, एवरीबॉडी इज आफ्टर। What a crazy idea, crazy. In fact, there was a reason कि बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज जब वो मीट कंज्यूम करना छोड़ देंगे, सो प्राइसेस ऑफ द मीट विल कम डाउन. Why don't you go for this plant meat that we have recently launched? It has a great taste. लैब में बनाने लग गए हैं हम लोग प्लांट बेस्ड मीट. सो आपको जब ऐसे ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, प्रॉब्लम को नहीं. सो मैंने आज तक पे एक खबर देखी, किसी ने ट्विटर पे शेयर करी थी, आज तक जब टमाटर के रेट बहुत बढ़ रहे थे, तो आज तक ने एक पता नहीं कौन सी स्टोरी चलाई, क्या आपको मालूम है आज से 1500 साल पहले टमाटर खाने से लोगों की मौत होती थी? हैं? सो दीज आर द काइंड ऑफ आर्टिकल्स, दे कम, नॉट जस्ट, मतलब लोगों को कि भाई समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, सो लोगों को बोलो, डिस्करेज करो कि भैया अपने आदतें सुधारें। अरे खुद की जो प्लानिंग है, जो खुद की एक्सेप्टेंस है, वो नहीं है। यस। और काशिफ, मैं जो डेट के बाद, कर्जे के बाद जो दूसरा टाइम बॉम्ब आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, वो पहले से जुड़ा हुआ है, बट उसके बावजूद भी उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिसको मैं कहता हूं डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है कि लोग का मतलब जो लोग नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कारें खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, वगैरह वगैरह। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आपने आज तक तो ये सुना था कि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट असल में फैक्ट इससे उल्टा है। दुनिया की 97% पॉपुलेशन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के सेगमेंट में है। और इसका मैं उदाहरण देता हूं। पॉपुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका नेट फर्टिलिटी रेट क्या है। अगर एक कपल यानी कि दो मियां बीवी अगर 2.1 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में बराबर रहेगा, तो पॉपुलेशन बराबर रहेगी, तो उस हिसाब से ग्रोथ होती रहेगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि 97% पॉपुलेशन एक ऐसे जोन में चली गई है जहां पर बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो गया है। गॉट इट? यानी कि वहां पर जन्म लेने वाले बच्चों की गिनती कम हो रही है और बूढ़े होने वाले लोगों की गिनती बढ़ रही है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर हमारे समाज के लोगों की बात करता हूं कि अगर एक स्त्री 30 साल की उम्र तक बच्चा ना करे, तो सिर्फ 50% चांसेस है कि उसके बच्चा होगा, सिर्फ 50%। और अगर 35 साल तक
वो बच्चा ना करे तो सिर्फ 1 in 10 चांसेस हैं कि उसके बच्चा हो। और फीमेल्स का जो फर्टिलिटी जोन होता है वो लगभग 18 से लेकर 35 के बीच में होता है। इस एज में अगर उन्होंने बच्चा कर लिया तो ठीक, इसके बाद बच्चा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर इस जोन में आपके 2 बच्चे हो गए हैं तो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी। अगर इस जोन में आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो आप पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिक्लाइन करेगी। इसका क्या मतलब है कि ना तो आपके 2 बच्चे हुए, ना आपने उनको स्कूल भेजा, ना उनके लिए आपने एक नया मकान खरीदा, ना कार खरीदी, ना इंश्योरेंस करवाई, ना आपने उसके लिए आया रखी, आपने जो सारा कुछ होता है बच्चों के साथ जुड़ा हुआ, शादी, ब्याह, बच्चे। अब आप सोचिए कि 97% दुनिया की पॉपुलेशन इस नेगेटिव फर्टिलिटी रेट की शिकार हो गई है। और दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ऐसी औरतें हैं जो 30 तक बच्चा नहीं कर रही। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं, वो बात अलग है। बट पॉइंट ये है कि डेमोग्राफिक्स अब नेट नेगेटिव हो रहा है। जब डेमोग्राफिक्स नेट नेगेटिव होता है तो जो बूढ़े हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, और जो बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो जो बीच की पॉपुलेशन है, 21 से लेकर 65 के बीच की पॉपुलेशन है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बूढ़ों की पेंशन का इंतजाम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको अब मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, आपको हाई टैक्स देना पड़ेगा, हाई टैक्स, विच मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, एक पॉइंट के बाद आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। डू यू नो सबसे पीक कंजम्पशन पीरियड एक इंसान का होता है 45 से 55, जब उसके बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली स्थिति में होते हैं। जब उसकी टोटल जो सेविंग्स है, पेंशन, ग्रेचुटी, सब उसके हाथ में आने शुरू करती है और वो खुला खर्चा कर रहा होता है। और 65 के बाद वो सडनली उसका एक्सपेंडिचर ऐसे गिरता है जैसे आप एक पहाड़ी से ऐसे गिर गए। आप रिटायर हुए और एकदम से आपका एक्सपेंडिचर डाउन चला गया। अब वो जो एक्सपेंडिचर जो 65 के बाद डाउन जा रहा था और एक 18-19 से लेकर 65 तक बढ़ रहा था, 55 तक बढ़ रहा था, वो अब उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। बच्चों के लिए घर नहीं आप खरीद रहे, स्कूल उनको नहीं भेज रहे। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोग्राफिक्स अगर आपके नेगेटिव होंगे तो आपकी कंजम्पशन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। डू यू नो चाइना 1972 से लेकर 2008 तक उसका ग्रोथ रेट 8 से 10% के बीच में रहा था, और आज चाइना का ग्रोथ रेट 4% रह गया है। क्यों? चाइना की वो जो एक कपल एक बच्चे की पॉलिसी, जो 40 साल तो उन्होंने उसको बहुत फायदा लिया, अब क्या है कि चाइना एक रिवर्स पिरामिड वाला कंट्री हो गया है। आप अगर उसको ऐसे देखें, एक पिरामिड बना ले और नीचे लो बच्चों की पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जाएगी, तो ऐसे हो गया है कि बच्चे कम हैं और बूढ़े ज्यादा हैं। तो चाइना अपने सर पर खड़े हुए कंट्री जैसा है, और यू विल बी सरप्राइज्ड, अब वहां पर जो भी कपल होता है वो बेसिकली अपने माँ बाप, लड़की अपने माँ बाप, लड़का अपने माँ बाप, यानी कि 1 कपल 4 ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है। बच्चे नहीं, 1 कपल 4 ग्रैंड पेरेंट्स। उसके पास बच्चे पैदा करने का इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि उसको सबसे पहले तो अपने माँ बाप, लड़के लड़की दोनों को अपने माँ बाप, और कुछ केसेस में तो ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं,
क्योंकि एवरेज एज वहां पर 80 से ऊपर हो चुकी हुई है। तो शादी करने का इंसेंटिव ही खत्म हो रहा है। तो जब शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे और ग्रोथ नहीं होएगी, तो सिंपल सी बात है, कितने लोग मॉर्टगेज लोन लेने निकलेंगे? डू यू नो चाइना के अंदर 20% यूथ अनएम्प्लॉयड है। यूरोप के अंदर 26% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इंडिया के अंदर वी आर लिविंग इन हाईएस्ट एवर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो फॉर लास्ट 45 years। मतलब ये डेमोग्राफिक कोलैप्स बन रहा है, ये डेमोग्राफिक ग्रोथ नहीं बन रही है कि जवान कम है, उनके इनकम रिसोर्सेज कम है, उनकी एम्प्लॉयमेंट कम है और बूढ़ों की गिनती बढ़ रही है और बूढ़े कमा नहीं रहे हैं। तो कमाएगा कौन? जब कमाई नहीं है तो कर्जों की किस्तें कौन पे करेगा? और एक बात याद रखिए, डेमोग्राफिक इज डेस्टिनी। यानी कि ये एक ऐसी चीज है जो आप बदल नहीं सकते। अगर एक औरत ने 35 या 38 या 40 साल तक बच्चा नहीं किया तो फिर उसके बच्चा नहीं होएगा, नेचुरल बच्चा नहीं होएगा। ये जो चीज है, ये आपकी इकोनॉमिक्स को बहुत सीधे तौर पर अफेक्ट करती है। कमाल की बात है। जो ऑडियंस इस बात को सुन रही है, इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, तो हम कई बार ये सुनते हैं कि छाती पीटते हैं ऐसे, अरे इंडिया को देखो, इंडिया की ग्रोथ देखो, इंडिया की जीडीपी देखो, इंडिया इस वक्त बहुत अच्छे हालात में है, इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, इंडिया के सामने पूरी दुनिया जो है वो कर रही है सलाम। क्यों? पता है क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आप जो मर्जी माल बना लो, आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी से माल बना लो, माल का खरीदार ही खत्म हो रहा है देशों में। उनको पूरी दुनिया को दिख रहा है कि माल बेचने की एक ही जगह बची है, वो है इंडिया, क्योंकि चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी है, वहां बहुत जल्दी बाहर की कंपनियों को एक्सेस नहीं देता वो। इंडिया जो है एक पॉपुलेशन भी है और ओपन इकोनॉमी है, और वहां एक कंज्यूमर है मेरे माल को खरीदने वाला। नंबर एक। नंबर दो, जो मेरी पॉपुलेशन है उसकी मीडियन एज 29 साल है। 2052 तक 29 साल ही रहने वाली है। मतलब मैं अपनी जवानी के सबसे प्राइम पे है इंडिया, और जो उसकी जो पॉपुलेशन बीइंग यंग प्रोडक्टिव उसकी, और वो अगले 25 साल तक यही रहने वाली है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी फिनोमिनल है फ्यूचर में। तो जो लोग पॉपुलेशन को लेके क्रिटिसाइज करते हैं कि भारतवर्ष को, कि पॉपुलेशन भारतवर्ष के लिए बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरी चीज है, ये तो एंटाई थीसिस नहीं हो गई जो आप बोल रहे हो कि नहीं, पॉपुलेशन उल्टा देश को स्ट्रांग बनाती है। देखो देखो काशिफ, एक बात समझो। मैं ये जानता हूं कि इंडिया के अंदर आज की तारीख में बहुत बड़ा तबका जो है पॉपुलेशन का, वो मतलब यंग पॉपुलेशन की कैटेगरी है। 65% पॉपुलेशन यंग कैटेगरी में आती है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले लगभग 2008 के बाद 90% पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम डाउन गई है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो टू व्हीलर्स की ग्रोथ होती है, टू व्हीलर्स की जो सेल होती है, पिछले 12 साल से नेगेटिव जा रही है। हालांकि मर्सिडीज की कार वेटिंग पीरियड में मिल रही है, बीएमडब्ल्यू वेटिंग में मिलती है, महिंद्रा थार वेटिंग में मिलती है, पर जो टू व्हीलर्स हैं, बजाज प्लैटिना 100 सीसी, वो जो टू व्हीलर्स है उनकी सेल नेगेटिव जा रही है। तो हिंदुस्तान के शेप्ड ग्रोथ है, यानी कि मोर देन 95% जनता डाउन जा रही है, टॉप 5% जनता ऊपर जा रही है। तो इसलिए आप
ये मत सोचिए कि पॉपुलेशन का बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है, पूरे पॉपुलेशन का बेनिफिट सिर्फ टॉप 5% को मिल रहा है। ओह, तो आप जो कह रहे हैं वो टॉप 5% के लिए सही है, बट वो बॉटम 95% के लिए सही नहीं है। और ये थीसिस पाकिस्तान पर भी लागू होता है, श्रीलंका पर भी लागू होता है, बांग्लादेश पर भी लागू होता है, अर्जेंटीना पर भी लागू होता है, ब्राजील पर भी लागू होता है, यूरोप पर भी लागू होता है, चाइना पर भी लागू होता है। तो डेमोग्राफिक्स एक ऐसा टाइम बॉम्ब है, जिस टाइम बॉम्ब बट के अंदर बट या जिस इसका मतलब ये हुआ जो आप ये कह रहे हो कि पॉपुलेशन का होना एक चीज है, और आप कह रहे हो कि, तो आप बेसिकली क्या कह रहे हो, मैं इसको और एक दो लाइन में बताता हूँ। आप ये कह रहे हो कि पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स देखा ही नहीं जा रहा। पॉपुलेशन एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। एक्चुअली कभी मैंने आज तक ये वर्ड ही नहीं सुना कि पॉपुलेशन को इज्जत दी गई हो। पॉपुलेशन एक नेचुरल रिसोर्स है जो जमीन के ऊपर दिखता है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। आप यस, उस कोयले को तो ढूंढने के लिए बिलियंस लगा देते हो जमीन के नीचे, लेकिन जो ऊपर हीरा है, जो वो नेचुरल रिसोर्स है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, उसको ग्रूम या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे, उसकी इनकम बढ़ाने पे कोई काम नहीं करते, एग्जैक्टली, ताकि वो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव बने और यस, उसकी इनकम बढ़े और उसकी स्पेंडिंग बढ़े और कंजम्पशन और ज्यादा बढ़े। यस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे, अगर इसको मैं एक इस तरह से कहूं कि पॉपुलेशन वो होती है कि जो जब जवान हो, जब 21 साल क्रॉस करे, कमाई हम्म। शुरू करे, नौकरी या अपना बिजनेस करे, 25 और 28 के बीच में शादी करवा ले और 35 तक 2 बच्चे कर ले। हम्म। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये एक अच्छा है, डेमोग्राफिक ग्रोथ के लिए ये बहुत सही चीज है। पर ये अगर 90% केसेस में नहीं हो रहा है तो ये डेमोग्राफिक क्लैप्स है, ना कि डेमोग्राफिक सक्सेस स्टोरी है। तो इसलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि कर्जे के बाद डेमोग्राफिक्स दूसरा टाइम बॉम्ब है कि जब लोग ही नहीं होंगे तो कमाएगा कौन। हम्म। और अगर लोग होंगे भी तो मैक्सिमम उसमें बूढ़े होंगे और बूढ़े बच्चे होंगे, कम स्पेंडिंग होंगे। होगी। तो ओल्ड एज डाइपर्स की बहुत बड़ी मार्केट होगी, इंसुलिन की बहुत बड़ी मार्केट होगी, जो ऑर्थोपेडिशियंस का बहुत धंधा चलेगा। और आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट मेडिकल इंफ्रा की शायद बहुत बड़ी डिमांड होगी। काशिफ और सुन, आपको मैं सुनकर आप यकीन नहीं आप सुनोगे, मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी ये पॉइंट निकल जाएगा मेरे दिमाग से, कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो आपका ये अभी तक, और मैं चाहूंगा ऊपर वाले का कि कभी ये वास्ता पड़े ना। आजकल बुजुर्गों को देखने के लिए जो नर्सेज नहीं होते हैं, जो होम केयर में जो मिलते हैं, सर आपको आपको फोन उठाओ एंड ट्राई टू फाइंड समबडी। सर डिमांड में इतने हैं कि होम केयर की में जो ओल्ड एज में जो लोग बीमार हो जाते हैं उनको देख रेख के लिए, एंड यू नो व्हाट दे चार्ज, सर एनीवेयर बिटवीन 60,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज पर मंथ। पर मंथ। और यस, डिमांड भी इतनी है कि आपको मिलेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप कॉल करोगे आपको लगेगा, आपको एक्चुअल में मुशक्कत करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा। दिस इज यस, द काइंड ऑफ डिमांड दैट जस्ट शोज दैट द ओल्ड एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यस। तो अब मतलब जैसे आप अगर यूरोप में चले जाएं तो यूरोप के अंदर स्कूलों के अंदर, जापान के अंदर स्कूलों के अंदर टीचर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे एडमिशन के लिए। स्कूल की प्राइमरी फीस स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। स्केरी। मुझे तो ये ऐसी मूवी आप दिखा रहे हो कि वो अबैंडन हो जाते हैं ना शहर, चर्नोबाइल जैसे शहर है, अबैंडन हो चुका है, तो वहां आपको काशिफ, आपको सुनकर हैरानी हुई कि जापान के अंदर 80 लाख घर खाली पड़े हुए हैं। जापान के अंदर 80 लाख घर खाली हैं। तो ये कोई फ्यूचर की तो बात नहीं मैं बता रहा हूं, ये मैं जो हो रहा है आज की हम्म, तारीख में उसकी बात बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब ऐसा है जो कभी भी फट सकता है।
राइट, तो आप ये बेसिकली कह रहे हो, इस पॉइंट को समराइज मैं भी इस तरीके से कर देता हूँ कि बड़ी हास्यपद बात है कि जिस चीज को नेचुरल रिसोर्स की तरह देखना चाहिए था पूरी दुनिया को, जो आज वो कर रहे हैं, बाय द वे नीदरलैंड के अंदर वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, मलेशिया के अंदर मैंने तो सुना है कुछ देश के अंदर आईफोन दिया जाता है ऑन योर थर्ड चाइल्ड, एंड फोर्थ पे तो आपको लिटरली फैसिलिटेट करते हैं स्टेज पे बुला के। कुछ देशों में 5 तक के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई 5 करो, ठीक है। सो आपको सुन के शायद ऑडियंस को कुछ हंसी आ रही होगी, बट दिस इज अ रियलिटी। इफ यू डोंट बिलीव अस, गूगल इट, that what Yes. just google what are those countries who are incentivizing their citizens on having more children. You will get a list of countries where they are just desperate about it, and people are not still not doing it. People are still not doing it, by the way, right? और So हाँ, इसमें एक और जो चीज, अगर आप इसको पहले टाइम बॉम्ब से जोड़ें कर्जे की किश्तों के साथ, और इसको अब दूसरे के साथ डेमोग्राफिक, जब कमाने हाँ, वाले लोग कम हैं और खाने कर्जे वाले की भी किस्त, और तो खाने वाले ज्यादा हैं, और माल, कर्जे की किस्तें, जो कर्जे की हाँ, किस्तें देने वाले लोग वो कम होते जा रहे हैं, तो कर्जा पे कैसे होगा? हाँ, ये वही बात हो गई कि मैंने भाई मैंने कर्जा देना है, तो माल ज्यादा बेचो, अपना बिजनेस फ्लरिश करो। मैंने माल बनाने वाला कह रहा है कि सर मैं बनाऊं किसके लिए? मार्केट में बेचूं ग्राहक किसको? नहीं है, यस। ग्राहक नहीं है, मैं बना या के क्या करूंगा? तो जब माल ग्राहक नहीं है, बनाने वाला बना नहीं रहा है, और कर्जा वहीं का वहीं है, तो इनकम हो नहीं रही, कर्जा पिछला जो लिया था उसकी वहीं की वहीं है, तो क्या होगा? यस। तो इसलिए आप इन दो टाइम बॉम्ब्स को जब आप इकट्ठा करेंगे, तो पहले कौन सा फटेगा हमें नहीं पता, हाँ, बट पहला तो शायद वो पहला ही फटेगा। इस इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, हाँ, तो बट नहीं, जिस रेट से बर्थ रेट कम हो रही है ना, इट्स वेरी डेंजरस। मतलब बताते या हैं जापान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में पहुंचने वाले 2050 में। जापान या नाम की चीज ही नहीं रहेगी, चिड़िया ही नहीं रहेगी। या या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब आप इन दो चीजों को अगर आप समझ गए, दो टाइम्स बॉम्ब को समझ गए हैं, पहला है डेट, दूसरा है डेमोग्राफिक्स, तो अब मैं एक तीसरा टाइम बॉम्ब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। वो है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार एक तरफ तो कर्जा बढ़ गया, दूसरी तरफ आप डेमोग्राफिक क्लैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ क्यों रहे हैं? बट द पॉइंट हियर इज कि जब रिसोर्सेस की कमी आती है, तो बड़े बड़े देश कब्जा करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, नेटो यूक्रेन के जरिए रशिया को रोकना चाहता है। तो जब देशों का रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन बढ़ता है, तो वो वॉर में तब्दील हो जाता है। हम्म, तो ये पहले दोनों प्रॉब्लम्स का ये जो तीसरा नेचुरल कल्बिनेशन है, ये एक ऐसी चीज है जो अब शुरू हो चुका हुआ है, और ये दो दिशाओं में जा रहा है। पहली दिशा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। रशिया हो सकता है, युद्ध के इस कगार में है कि वो हो सकता है कि नेटो से हारने के डर के कारण वो यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन करे। अगर वो होता है तो ये बीजनाश वाली बात है यूरोप के लिए। दूसरी बात, इसका एक दूसरा रूप ये होगा कि रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज मिलके डॉलर सैंक्शंस और डॉलर बैक्ड सिस्टम के खिलाफ एक डिफरेंट पेमेंट सिस्टम, डिफरेंट रिजर्व करेंसी लेके आएंगे, विच मीन्स वो डॉलर बैक, वो गोल्ड बैक्ड युआन भी हो सकता है, वो ऑयल बैक्ड युआन भी हो सकता है, वो किसी इसी तरह की एक ब्रिज करेंसी होती है, हो सकती है। अगर वो होता है तो क्या पूरी जनता, पूरी दुनिया उस तरफ इजीली शिफ्ट हो जाएगी? और
अगर वो होता है तो डॉलर का फ्यूचर क्या है? विच मीन्स कि आपका जो पहला टाइम बॉम्ब था जो डॉलर के अंदर था वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो अब ये जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ना तो यूनाइटेड नेशंस है, और दो बड़ी ताकतें अब एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं, चाइना और यूएसए। ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है इसने दुनिया के अंदर एक बहुत भारी प्रॉब्लम पैदा कर दी है कि अब आप अपनी वफादारी अमेरिका की तरफ रखेंगे कि चाइना की तरफ रखेंगे। डू यू नो इंडिया को अब तेल खरीदने के लिए रशिया से युआन में पेमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि रुपी टू रूबल अकाउंट में इतना ज्यादा रुपी सरप्लस हो गया है कि रशिया के बैंकों ने कहा है कि अब हम रुपी के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप युआन में पेमेंट करो। इंडिया को युआन में पेमेंट करनी पड़ रही है। जो वॉस्ट्रो अकाउंट हुआ है उसके अंदर इतना रुपी हो गया है? यस, क्योंकि अच्छा, जब सो दे सिंह के अभी थोड़ा रोक दो एंड पे अस इन हाँ, युआन। क्योंकि आप वहां उनको 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो, वो अगर आपको 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो तो उनका 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सरप्लस रुपी अकाउंट में हमारे बैंकों में पड़ा रहेगा। वो सिर्फ रुपी में ही खरीद सकते हैं, रुपी की इंडिया के बाहर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। हाँ, वो तो एक तरीके से यहीं के वॉस्ट्रो अकाउंट में यहीं पड़ा है पैसा, उनको कुछ Yes. मंगाना होगा इस पैसे को यूज कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम पेमेंट आपसे लेंगे पर युआन में पेमेंट लेंगे, अच्छा, चाइनीज युआन में। तो अब इंडिया के लिए सरदर्द बन गया है कि अगर सस्ता तेल लेना है तो युआन रशिया से तो युआन में लेना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि इंडिया के लिए ये सांप के मुंह में छिपकली वाली बात हो जाती है। हाँ जी, ना उगले बने ना निगले बने। अगर डॉलर में खरीदते हैं तो इतना महंगा तेल पड़ता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, आपकी इन्फ्लेशन का बढ़ जाती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। अगर युआन में लेते हैं तो चाइना को बाप बनाना पड़ जाता है। तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि जब हमारे पास कोई इजी सोल्यूशन ही नहीं है, डॉलर छोड़ते हैं तो मरते हैं, युआन लेते हैं तो मरते हैं, क्योंकि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की जो बनाई हुई दुनिया है, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहा है, वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑप्शंस ही खत्म होती जा रही हैं। जो भी नई ऑप्शन आ रही है वो बुरी ऑप्शन है। Are you getting it? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पुराने सिस्टम के हिसाब से ही हर समय सेंट्रल बैंक से ही सोचेंगे कि सोल्यूशन निकले, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सोचेंगे सोल्यूशन निकले, और उनके पास सोल्यूशन देने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 18 महीने हो चुके, लगभग 18 महीनों में रशिया के ऑयल की पेमेंट्स करने का हिंदुस्तान और रशिया ने क्या सोल्यूशन निकाला? नहीं निकाला अभी तक, क्योंकि फिएट करेंसी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के मॉडल में उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। या तो रशिया ये कह दे कि ठीक है आप बिटकॉइन में पेमेंट कर दो, या इंडिया कह ले कि आप बिटकॉइन में पेमेंट ले लो। बट वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो आसानी से कैसे मान ले कि आप बिटकॉइन में पेमेंट ले लो? बट मैं ये कह रहा हूं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि हमें उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं बदला
तो हम उसके साथ ही चट्टान में जाके हमारी ट्रेन जाके लगेगी। ऐसा मैसिव एक्सीडेंट होएगा कि हम उससे उभर नहीं पाएंगे। तो ये जो तीसरी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल, ये पहले दोनों टाइम बॉम्ब से बहुत गहरे जुड़ी हुई है और पहली दोनों प्रॉब्लम्स को और एग्रावेट कर देती है। करेक्ट। क्लियर? अब मैं आपसे चौथा टाइम बॉम्ब थोड़ा सा जल्दी शेयर करता हूं, और वो चौथा टाइम बॉम्ब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर आपने असुर देखी? हाँ हाँ, मैंने दोनों सीजन देखे। अरे सर, उसको देख के तो मैं मतलब हाँ हाँ, कमाल एआई का कमाल मेरा की वेब कल्पना सीरीज। बदल गई। मेरी यस कल्पना मतलब मैं उसका डर गया एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। यस। अगर अब गलत हाथों में सवाल, चला जाए एआई तो या बहुत डेंजरस है। या देखिए, एआई का जो सबसे बड़ा खतरा वो क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई कोई खराब टेक्नोलॉजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एआई आपको ह्यूमन एक्सपर्टीज को स्केलेबल बनाने की एक विशाल योग्यता दे देती है, विशाल योग्यता। जो काम आप 10,000 लोगों के साथ कर सकते हैं वो आप 10 लोगों के साथ कर सकते हैं थ्रू एआई। आपको 10,000 लोगों की जरूरत नहीं, आप 10 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर आपकी कंपनी का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो 6 लाख एम्प्लॉइज को हायर एम्प्लॉय करती है, तो जब एआई सोल्यूशन आएगा तो उसके 6 लाख में से 5 लाख की छुट्टी हो जाएगी अगले 5 साल में। इंफोसिस, कैप जेमिनी, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, करोड़ों लोग टेक सेक्टर के अंदर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 90% टेक सॉल्यूशंस कंपनी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज बेरोजगार हो जाएंगी। आप समझिए कि एआई प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय बढ़ाती है पर परचेजिंग पावर पर एम्प्लॉय घटाती है। तो सोचिए कि जो लोग बेरोजगार होंगे ये वही होंगे जो मकान की किस्तें दे रहे हैं, जो आपका स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, आपके इंश्योरेंस पेमेंट्स कर रहे हैं, आपकी सेविंग्स आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही लोग हैं। और जब वो लोग, उनकी परचेजिंग पावर सडनली जीरो हो जाएगी क्योंकि उनका काम अब एआई करना शुरू हो गई है, तो आपके कर्जों की किस्तें कौन पे करेगा? ब्याज कौन पे करेगा? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसे धर्म की तरह है जिस धर्म के अंदर आपको महीने की पहली तारीख को प्रसाद मिलता है तनख्वाह के रूप में, आपके बैंक में सैलरी क्रेडिट हो गई। तो जब आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी तो आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को भगवान मानने से इनकार कर दोगे। इस धर्म के अंदर आपका विश्वास एकदम से टूट जाएगा। और एआई उस विश्वास को 2 4 10 20 100 लोगों तक के लेवल पर नहीं तोड़ रही, उस चीज को वो करोड़ों लोगों के लेवल पर तोड़ने जा रही है। लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, डिजिटल मार्केटर्स, कंटेंट राइटर्स, अकाउंटेंट्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, ये सारी की सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, इसका 90% खत्म हो जाएगा और ये जॉब्स कभी वापस नहीं आएंगी, कभी वापस नहीं आएंगी ये जॉब्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हम एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि जब परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी तो कर्जे की किस्तें कौन पे करेगा और टैक्स कौन पे करेगा? तो आप पहले टाइम बॉम्ब डेट यानी कि कर्जा, दूसरा टाइम बॉम्ब डेमोग्राफिक्स, लोग कमाने वाले कम हो रहे हैं, नंबर 3 जियोपॉलिटिक्स एंड नंबर 4 एआई। आप इन सारे टाइम बॉम्बों को इकट्ठे काम करते देख रहे हैं। कौन कब फटेगा? क्योंकि ये एक दूसरे से पावर ले रहे हैं। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह इंश्योर करने में कामयाब नहीं होगा तो जो मास अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलेगा? अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे।
जैसे यूएस में $1200 डलते हैं, $1800 डलते हैं, वो पैसा और प्रिंट करने वाले होंगे वो। पर काशिफ, अगर आप पैसा प्रिंट करेंगे इस तरीके से, तो आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेशियोज का क्या होगा? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इस वजह से भी मरेगा क्योंकि उसकी सरकार होती क्या है? सरकार एक्चुअली में किंग का मॉडर्न रूप है। और यस। किंग कौन होता था? जिसपे प्रजा उसके दर पे जाती थी और कहती थी, राजा तेरी प्रजा क्या भूखा मर जाएगी? तो राजा कहता था, क्या हुआ बाहर, क्या हुआ? तो बोलते थे कि वो सूखा पड़ गया इस बार। राजा, महाराज इस बार सूखा पड़ गया है। महाराज कहता था कि तो अब क्या करें, प्रजा तो भूखे मर जाएगी, तो क्या करें? एक काम करो, ये महल के अंदर कुछ काम शुरू करवा दो और उन्हीं को यहीं से इनको काम देना शुरू कर दो। तो बोला, साहब जरूरत तो है नहीं। बोले, अगर जरूरत नहीं फिर भी करवा दो, और अगर फिर भी जरूरत नहीं तो इनको अनाज दे दो। यू नो सो ये शुरू से ऐसा होता है कि राजा ने, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ने बचाने की कोशिश करी है। जनता को अब भी बचाया जाएगा जब भूखे मर रही होगी जनता। जैसे राशन फ्री सब चीजें दी काशिफ, जाती है ना, काशिफ तो ये इस बात कहां को से आएगा समझो। पैसा? एक बात समझो। मैं ये जानता हूं कि राजा लोग जो थे, जब नया राजा आता था, जब कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, तो नया राजा आके अनाउंस कर देता था कि पुराने सारे कर्जे माफ। ओके। जो आके कहता था कि पुराने सारे कर्जे माफ, वो लेजर का को टोटल क्लीन कर देता था। पुरानी लेजर को पूरा साफ करके नई लेजर क्रिएट कर देता था। क्रिएट। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में राजा नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर बैंकों के सारे कर्जे साफ कर दिए जाएं, तो रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा? सोचिए। आपका जो घर है, जो 1.25 करोड़ का आपका फ्लैट है डीएलएफ के अंदर, अगर आप कहें कि बैंक को अब कर्जा वापस नहीं देना है क्योंकि आप दे नहीं सकते हैं, तो जो बैंक आपसे कर्जा ले नहीं सकता, तो उस 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी की अब नेट वैल्यू क्या रह जाएगी? द मार्केट वुड collapse like this. बिकॉज देर आर नो टेकर्स। They are no takers. आज चाइना के अंदर 5 करोड़ मकान खाली पड़े हुए हैं। 5 करोड़ मकान। क्योंकि उनके लिए बायर्स ही अवेलेबल नहीं है, बायर्स के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। So the prices will come down to the real this thing utility. वो से एक बात समझिए, जब परचेजिंग पावर होएगी तो कोई खरीदेगा ना। अच्छा, है ही नहीं आप उसकी। जब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही खत्म हो गया तो फिर मैं उसको यस। उस प्राइस को उस प्रॉपर्टी को रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा? यस। अब जैसे आप छोटी सी बात, एक आप बिल्डिंग में जाते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 500 मकान हैं, तो 500 मकानों को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रलाइज पावर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, अदर मेंटेनेंस सिस्टम चाहिए, सारा कुछ चाहिए, लिफ्ट सिस्टम चाहिए। और सारी चीजें तभी होंगी अगर वहां उस 500 मकानों में लोग आके रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जाके। बट अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि 500 मकानों के कॉम्प्लेक्स पे 10 लोग आके रह ले, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 200-400 लोग रहें आएंगे तो वो सोसाइटी चलेगी। हाँ, और जिन सोसाइटीज में पैसा नहीं आता है उन सोसाइटीज में आप भी रहे हो, मैं भी रहा हूँ, हालत खराब हो जाती है। यस। तो इसलिए ये जो चौथी चीज है जो मैं कह रहा हूं, वो ये है कि आप फंडामेंटली, एआई ने आपकी परचेजिंग पावर को किल कर देना है। मेजॉरिटी की, कुछ स्मॉल माइनॉरिटी की परचेजिंग पावर को बढ़ा देगी, बट मेजॉरिटी की परचेजिंग पावर को वो किल कर देगी। तो जब मोनोपोली, डेटा की मोनोपोली मुट्ठी भर कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके पास आ जाएगी, तो ये कंपनियां आपके देश की सरकारों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, क्योंकि डेटा इनके पास है, सरकारों के पास नहीं है। विच मीन्स कि उस केस के अंदर अगर सरकारें नोट छापती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा
तो करेंसी कोलैप्स होएगा। अगर करेंसी कोलैप्स होएगा तो आपके जो मैंने पहला टाइम बॉम्ब बताया था डेट का, वो एकदम से फट जाएगा। तो अब भाग के आप कहां जाएंगे? और इसी के साथ अब मैं जो पांचवा टाइम बॉम्ब है, जो आखिरी टाइम बॉम्ब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला टाइम बॉम्ब कर्जा, दूसरा डेमोग्राफिक्स, डेट और डेमोग्राफिक्स, तीसरा जियोपॉलिटिकल वॉर, चौथा एआई और पांचवा है क्लाइमेट चेंज। मैं उसकी कुछ उदाहरणें देता हूं। आपने पिछले 2-3 सालों से सुना होगा कि गर्मी के अंदर लू आजकल बहुत चल रही है। पता चला कि एक इलाके के अंदर 100 लोग मर गए गर्म हवा से। और एक चीज समझिए कि जब हम पेड़ काटते हैं ना, तो जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 45 नहीं होता है, वो जमीन का सरफेस टेम्परेचर 45 से बढ़ता बढ़ता 48, 50, 55 और 60 डिग्री तक चला जा सकता है। उस स्थिति के अंदर जो सरफेस पर काम करने वाले लोग होते हैं वो प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर सकते। तो आप वहां पर मजदूरों को रखिए, किसानों को रखिए। तो जब मजदूर और किसान जमीन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, तो आप सोचिए प्रोडक्टिविटी कोलैप्स कितने बड़े लेवल पर होगा। और टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा तो आपकी पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का इलाका जो है, आप दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक का जो इलाका है, इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अगर देखें तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर फसलें कोलैप्स हो सकती हैं, सीरियस वाटर क्राइसिस आ सकता है, धरती रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। विच मीन्स कि सडनली हम एक ऐसे क्राइसिस के अंदर आ जाएंगे जिस क्राइसिस का किसी भी सरकार के पास सोल्यूशन नहीं है। तब आपको लोगों को वहां से उठा के एक नए शहर में बसाना पड़ेगा। आपको रातों रात एक नया रेफ्यूजी सिटी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? रेफ्यूजी सिटी, एक नहीं दर्जनों रेफ्यूजी सिटी क्रिएट करने पड़ सकते हैं। एक कोरोना के दौरान आपने देखा था कि हमारी सरकारों की जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी थी कितनी वीक थी। कितने लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो जब क्लाइमेट चेंज के इस तरह के क्राइसिस आएंगे, ये तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण हीट वेव्स की बात की है, ये सी वाटर लेवल राइज से भी हो सकता है, ये इमीडिएट इंस्टेंट फ्लड से भी हो सकता है, ये बहुत सारी चीजों से हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इन पांचों टाइम बॉम्ब्स को इकट्ठा देखेंगे, पहला डेट, दूसरा डेमोग्राफिक्स, तीसरा जियोपॉलिटिक्स, चौथा एआई और पांचवा क्लाइमेट चेंज, इन पांचों टाइम बॉम्ब से लड़ने की तैयारी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की नहीं है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन 5 टाइम बॉम्ब्स के सामने टोटल पावरलेस, हेल्पलेस है। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे ही जनता को ये समझ में आएगा कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अगर ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है, तो जनता अपना सोल्यूशन नए सिरे से ढूंढेगी। और वो सोल्यूशन क्रिप्टो होगा। और क्रिप्टो में पहला सोल्यूशन होगा बिटकॉइन। अगर आप डेट की बात करते हो तो जनता कहेगी, अरे भाई अगर डॉलर क्राइसिस में है तो डॉलर के अंदर पे ही क्यों करें? हमारी रेफरेंस करेंसी बिटकॉइन क्यों ना बने, हमारी रेफरेंस करेंसी सतोशी क्यों ना बन जाए? डिबेट हो जाएगी दुनिया भर में। यस।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आसानी से होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर झंझट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से शिफ्ट करके हम एक दूसरे कंसेंसस में चले जाएं जहां पर कर्जा है ही नहीं। बिटकॉइन के अंदर अगर आपको पेमेंट करनी है तो कमाओ, पे करो, कोई कर्जा नहीं है। ये सिस्टम के अंदर कर्जा पैदा ही नहीं होता है, कैश पेमेंट है। कैश में लो, कैश में खर्चा करो। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग हंस के इस तरफ आएंगे, लोग रो के इस तरफ आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उनको पता चलेगा कि यार कम से कम बिटकॉइन में जिसको पे किया ट्रांजैक्शन उस तक पहुंचती है। अब उस समय आप बिटकॉइन का भाव डॉलर के हिसाब से लगाते हैं, रुपये के हिसाब से लगाते हैं, तो आप गलत करेंगे। तब आपको बिटकॉइन का एक नया सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। जैसे आज आप कहते हैं कि $2000 का 1 आउंस ऑफ गोल्ड, तब आपको कहना पड़ेगा कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो इतने सातोशी का, 1 बैरल ऑफ ऑयल इतने सातोशी का। तो आपको अपना यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ रेफरेंस बदलना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। नया यूनिट ऑफ रेफरेंस दुनिया के अंदर जो सबसे पॉसिबल बन सकता है वो है सातोशी। शुरू शुरू में ये बहुत बुरा लगेगा, बहुत झटका देगा, बट कम से कम दुनिया की जो मेजर कमोडिटीज हैं, गोल्ड, ऑयल, कॉपर, निकल जैसी कमोडिटीज जो हैं, जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं, सिलिकॉन, इन सब का हमें रेफरेंस पॉइंट सतोशी बनाना पड़ेगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अगर डॉलर क्लैप्स हुआ तो अगर हमने ये रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाया हुआ, देन वी आर डूम्ड। राइट। सी, मैं यहां जो बात कह रहा हूं वो थोड़ी सी गंभीर बात है और थोड़ी सी बारीक भी है, क्योंकि मैं यहां ये कह रहा हूं कि आपको अपना यूनिट ऑफ रेफरेंस बदलना पड़ेगा। जो आज डॉलर है, अगर आपको वो डॉलर की बजाय कल को बिटकॉइन या सतोशी करना है तो उसके लिए आपको रेफरेंस का एक डिस्कोर्स बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे 1 बैरल ऑफ ऑयल कितने सातोशी का हो, 1 आउंस ऑफ गोल्ड कितने सातोशी का हो, आप 1 टन ऑफ कॉपर कितने सातोशी है, कितने बिटकॉइन का हो। और ये जो रेफरेंस है ये ऑटोमेटिक नहीं बिल्ड होगा, ये लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। आज आप कहते हैं कि भाई $80 का 1 बैरल ऑयल है, ये किसने फैसला किया है? ये लोगों ने फैसला किया है। आपको पता है कि डॉलर की क्या कमजोरियां हैं, पर आप फिर भी कहते हैं कि हम डॉलर में ही पे करेंगे या डॉलर में ही पेमेंट लेंगे। तो ये ह्यूमन डिसीजन है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को एक्सेप्ट करने का डिसीजन ह्यूमन डिसीजन है। उसी तरह से सतोशी को, बिटकॉइन को यूनिट ऑफ रेफरेंस मानने का डिसीजन भी ह्यूमन डिसीजन होगा। जैसे एल सल्वाडोर में हुआ। यस, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब उसके अंदर आप किस तरह से इस डिसीजन को लेते हैं, इस ह्यूमन डिसीजन को लेते हैं, ये आपको फैसला। बिटकॉइन तो आपके सामने है, नेटवर्क अपना ट्रांजैक्शंस कर रहा है। लेजर्स के अंदर क्या होता है ये बाद की बात है। लेजर को एक्सेप्ट करने के लिए बिलीफ चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, इंसानों को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के कंसेंसस की बजाय बिटकॉइन के शेयर्ड कंसेंसस में
शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना बिलीफ बदलना पड़ेगा। ये है ह्यूमन डिसीजन, और ये जो ह्यूमन डिसीजन है, इसकी तैयारी हमें आज ही करनी शुरू कर देनी चाहिए। आपकी बात सुन के मुझे विजय बोयापति का एक आर्टिकल याद आता है। उन्होंने बहुत पहले ये बात प्रेडिक्ट की थी। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि मनी की जर्नी ही 4 फेजेस में होती है, जिसमें सबसे पहले उसको एज अ कलेक्टेबल देखा जाता है, और दूसरे उसके बाद उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है, और तीसरा उसका स्टेज आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और चौथा जो लास्ट स्टेज है वो यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में आता है। तो आप अभी जो बात कर रहे हो, वो कह रहे हो कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट, इन दोनों को लेके आएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू तक शायद अभी तक हम पहुंच चुके हैं, अगर हम इसको इस फेज में देखें। बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू तक पहुंच चुका है, लेकिन जो बाकी आगे की 2 फेज हैं वो ह्यूमंस ही उसको लेके आएंगे। व्हेन आई से ह्यूमंस, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट along with people have to bring this, probably because this seems to be the यस, only viable यस। और ये solution. कैसे होगा, मैं आप इसकी उदाहरण दे देता हूं। जैसे हम्म, आज इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने के लिए युआन खरीदना पड़ रहा है। पहले पहले इंडिया डॉलर खरीदता था, डॉलर से ऑयल खरीदता था। हम्म, अब इंडिया युआन खरीद रहा है, युआन से ऑयल खरीदता है। हम्म, और कल को इंडिया को बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा, बिटकॉइन से वो ऑयल की पेमेंट करेगा। हम्म, तो जैसे इंडिया को डॉलर का चुनाव करना पड़ा, युआन का चुनाव करना पड़ा, उसी तरह से बिटकॉइन के यूनिट ऑफ अकाउंट का चुनाव करना, ये तीनों ही एक ह्यूमन डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन है। हम ये आज नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट मैं ये कह रहा हूं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसे कगार पर जा रहा है कि जब इसके पास बिटकॉइन को यूनिट ऑफ अकाउंट बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बट सर, जो आप बात कह रहे हो, अगर दुनिया के सारे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सब देशों के, हर देश का अपना एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, बट पूरी दुनिया का भी एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, वो यूएस का जो डॉलर है। अ, ये करने के बाद तो दुनिया एक नहीं, एक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाएगी। जैसे एक ही सफ में खड़े हो गए सारे, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं सबने, मतलब आर यू सीइंग? अभी क्या है, ऊपर नीचे है, एक अलग क्लास है, एक इधर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक मिडिल ईस्ट है, एक अफ्रीका है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक डेवलपिंग है, एक डेवलप्ड है। तो आप कह रहे हो कि अगर सपोज बीटीसी हो जाता है, पूरी दुनिया का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अग्री कर जाते हैं, तो दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाएगी? यस। और हम्म। मैं उसको अभी इक्वालिटी सीधे जिसे तो कहते हैं हम, जिसे द किताबों पॉइंट, में हम पढ़ते हैं इक्वालिटी, वो क्या रियलिटी में वो ऐसा हो सकता है कि सब इक्वल स्टेज पे आ गए? देखिए, वो इक्वलिटी होगी या नहीं होगी, पहली बात तो हम्म, यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। हम्म, आज की तारीख में बिटकॉइन की इकोनॉमी को मारने की या उसको दबाने की सारी कोशिशें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी उनकी कोशिशें नाकाम होने जा रही हैं, और उनको बिटकॉइन को यूनिट ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। क्योंकि जब डॉलर नहीं बचेगा एज ए यूनिट ऑफ रेफरेंस, या युआन को आप यूनिट ऑफ रेफरेंस नहीं लेना चाहेंगे, तो आपको बिटकॉइन मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि हम एक बिटकॉइन को 10 ईथर के बराबर का एक्सचेंज रेशियो मान लेंगे। अगर ये एक्सचेंज रेशियो हटता है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। बट हमारे यहां पर जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो पहले डॉलर और यूरो के अंदर था, 90% डॉलर में था, बाकी यूरो और युआन और येन में था। अब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिटकॉइन और ईथर का होगा। ये डिसीजन ह्यूमन डिसीजन है। अगर हम वो डिसीजन आज लेते हैं तो कल हमारी बेहतरी होगी, पर अगर डिसीजन आज नहीं लेंगे तो कल को हो सकता है कि बिटकॉइन का भाव जो आज $30,000 है, कल को वो $1,000,000 हो।
इसलिए मैं ये कह रहा हूं हम्म, कि हमारे पास ये डिसीजन लेने की जो स्पेस अभी है, वो हो सकता है 2 साल बाद स्पेस ना हो। हाँ, मेरे को इसमें ना एक सबसे बड़ा बड़ा हर्डल ये दिखता है। देखिए, आपको साइकी पे सोचना चाहिए। कोई भी देश अपनी सॉवरेनिटी, जैसे आज हर देश को अपनी करेंसी पसंद है। उसे पसंद है कि मेरी आइडेंटिटी मेरी करेंसी है। मतलब ये एक नेशनल इशू होता है कि यार मेरा एक आइडेंटिटी है, वो पीस ऑफ पेपर या मेरी मेरी करेंसी, वो मुझे रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में। तो अगर यूएस कल कोई कहता है कि यार हम बिटकॉइन को बेस बना के उसके ऊपर फियाट को इशू करते हैं, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड को नीचे रख के फियाट को उसके ऊपर इशू किया था, क्या ऐसा फ्यूचर नहीं हो सकता? और आई थिंक ये फ्यूचर ज्यादा इजी है एक्सप्लेन करने में कि फियाट बैक्ड बाय बिटकॉइन। यस, बट द पॉइंट हियर इज, अगर आप गोल्ड बैक्ड की बजाय बिटकॉइन बैक्ड करेंसी सिस्टम लेके आना चाहेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई भी सरकार बेतुके कर्जे नहीं रेस कर सकती। वो तो बीटीसी स्टैंडर्ड में भी यही हो जाएगा अगर आप यूनिट ऑफ अकाउंट। इसमें पता है क्या है, आपके एक क्वेश्चन का शायद सोल्यूशन है ये, कि मैं लोगों को दोबारा से वर्ल्ड रीस आप सोचो ना, हर चीज को अगर मैं बीटीसी में यूनिट सेट करने के लिए बोल दूं तो इसमें भी बहुत डिस्प्यूट होंगे। वो कह रहा है इतने में, वो डॉलर वाला, वो ओपेक कह रहा है, ऑयल वाला कह रहा है अरे नहीं ना, आधा बीटीसी का है मेरा एक बैरल। तो ये कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए डॉलर में ही रखते हैं प्राइसिंग, और फियाट भी रखते हैं, फियाट के नीचे बेस दे देते हैं, और वो है काशिफ, बिटकॉइन ये का इतना बेस। आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। वो इसका कारण ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं पेमेंट बिटकॉइन में देने को तैयार हूं, तो सवाल ये है कि क्या आपके पास उतने अमाउंट के बिटकॉइन हैं? अगर कितना आज पैसा प्रिंटिंग आज करना है। ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का $1 ट्रिलियन पर ईयर है। $1 ट्रिलियन। हम्म, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की जो देनदारी है, अगर वो बिटकॉइन में प्रॉमिस करना शुरू कर देगा, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस डॉलर टर्म्स में कहां जाएगा? बिटकॉइन का प्राइस फिर $30,000 नहीं रहेगा। वो हो सकता है वो $1 मिलियन हो जाए। इसलिए यूनिट ऑफ रेफरेंस चेंज करना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाली अपनी ईगो, अपनी सॉवरेनिटी से भरी हुई ईगो को छोड़ के आपस में बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए कि क्या बिटकॉइन यूनिट हम्म। ऑफ अकाउंट नहीं होना चाहिए, कम से कम 4-5 बड़ी कमोडिटीज को लेकर। हो सकता है कि बास्केट ऑफ कमोडिटीज को कुछ भी हो करके, सकता है काशिफ, मुझे कुछ ऐसा भी हो लगता है, सकता है। मुझे ऐसा लगता है काशिफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी देश के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं यूनिट को मेजर कर सकूं बिटकॉइन में। इट विल काशिफ, मैं वेरी ये डिफिकल्ट। जानता हूं, मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के जो 5 टाइम बॉम्ब्स हैं, ये टक 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 टक, इनका टाइम खत्म हो रहा है। हम्म, या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अपने फिएट करेंसीज की तबाही एक्सेप्ट कर लें, स्टार्टिंग विद डॉलर एंड अदर सॉवरेन करेंसीज, या हम इस टाइम बॉम्ब के फटने से पहले एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस दे दें, बिटकॉइन, या बिटकॉइन से के साथ ईथर या कुछ भी। हम्म, हम्म, बट ये डिसीजन अगर हमने नहीं लिया और हम अपनी ईगो और अपनी सॉवरेनिटी के चक्कर में ही गोते खाते रहे, तो ऐसा जिसके ना चांसेस हो। ज्यादा है, जिसके इसके चांसेस चांसेस ज्यादा ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है है। हम्म। कि तब इट माइट बी टू लेट फॉर अस। अच्छा, अब एक और चीज, मैं कई बार ये बहुत सुनता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर से भी सुनता हूँ हमारे देश के, कि वो ये कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में हालात खराब है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी गिर रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कंजम्पशन नहीं हो रही है,
और एक तरफ इंडिया है, और इसमें कोई डाउट नहीं, इंडिया में फैंटास्टिक नंबर्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ों पे इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, आप जीडीपी देख लो, ग्रोथ देख लो, सब चीज़ें देख लो, इन कंपैरिजन टू अदर नेशन, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे, और जीडीपी टू डेट रेशियो भी कहीं ना कहीं हमारी 80-83 के आसपास है इन कंपैरिजन टू यूएस 120-130। कल को क्या इंडिया अकेले बहुत अच्छा कर रहा है, सपोज हमारी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छा कर रही है, प्रोडक्टिव हो गई है, और जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, सपोज 2050-60 तक। तो क्या इंडिया ये कह सकता है कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है ठीक है, होने दो, अमेरिका बर्बाद हो रहा है, वहां का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बर्बाद हो रहा है, होने दो, मेरे यहाँ सब सही है? तो क्या ये चीज सही है, ये कहना कि मैं क्या इंडिविजुअली अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ अगर पूरी दुनिया एक तरफ फॉल हो रही है? नहीं, वो इसलिए कि इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है। अच्छा। इंडिया अपनी 85% एनर्जी नीड्स जो है, खासकर ऑयल और नेचुरल गैस, वो इंपोर्ट करता है। तो विच मीन्स कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बाकी कंट्रीज की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर खड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता आने वाले समय में कि बाकी दुनिया ग्रो ना करे और इंडिया अकेला ग्रो करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया की जो नेशनल इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरडिपेंडेंट है। आप ये मत सोचिए कि इंडिया अपने दम पर ग्रो कर जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम एक ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी के अंदर हैं। इसलिए ये फैसले हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं, जो मैं अनपॉपुलर बात अब करने जा रहा हूं, हमें क्रिप्टो को रेगुलेट करने के चक्कर में पड़ने की बजाय एजेंडा ये रखना चाहिए कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज यूनिट ऑफ रेफरेंस, यूनिट ऑफ अकाउंट होंगी या नहीं। एजेंडा रीसेट करने की जरूरत है। हम क्रिप्टो को 30% टैक्स या बाकी चीजों के जरिए किल करने के ये जो बातें कर रहे हैं, ये बेतुकी बातें हैं। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सिर्फ अपने पीठ थपथपाने वाली बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आने वाला संकट है उसके हिसाब से एजेंडा रीसेट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। सो देखिए, जो आपने जितनी भी चीजें बताई उसमें फाइनल जो कॉल है लेनी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को ही है, ठीक है? नहीं, एक से मैं कह रहा हूं कि मेरे को उसको यूनिट ऑफ अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना है, मेरे को मीडियम एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, मेरे को उसको अपने रिजर्व में रखना है, नहीं रखना है, ये एक आम जनता सिर्फ डिमांड कर सकती है। अभी जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उसकी पावर जो है वो उसको कौन देता है? उसकी पावर लोगों को लगता है जनता देती है, नहीं, उसको उसकी पावर आर्मी से मिलती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की पावर आर्मी से है। पावर हो सकता है आपकी सिलेक्शन आपने कर दी हो, लेकिन उसकी सिलेक्शन के बाद उसकी पावर उसकी आर्मी है, ठीक है? तो उसलिए आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिसीजन उसका होता है। अब ये जितनी भी आपने 5 चीजें बताई, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, जनता सड़क पे आके ऑल्टरनेटिव की डिमांड कर सकती है। फैसला लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट को लेना है। अभी फिलहाल एक आदमी जो डाइनिंग टेबल पे बैठा मुझे सुन रहा है, या अपनी गाड़ी में बैठा कान में हेडफोन लगा के सुन रहा है, या सड़क पे या पार्क में जॉगिंग करता हुआ या वॉक करते हुए मुझे सुन रहा है, या आपको सुन रहा है, उसको क्या करना है? क्योंकि एक बात मैं और कहना चाहूंगा विद बिफोर यू डू दैट, कि उसको ये दिख रहा है कि उसकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर एआई का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। माना ही जा रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स अगले 5 साल में एक भी नहीं बचेगा जो सिर्फ कोड लिखते हैं।
और कई ऐसे डोमेन्स हैं कंटेंट के अंदर, कंटेंट राइटर से लेके जो नॉर्मल एक डेस्क जॉब, जो ईमेल और कंटेंट और चिट्ठी का रिप्लाई और टाइपिंग, एग्रीमेंट्स बनाना, हल्के फुल्के मेल, काफी सारे ऐसे काम हैं जो जिसमें लोग 10 से 15 हज़ार की सैलरी में तो भरमार है लोगों की जो एम्प्लॉयड थे। 10 से 20 हज़ार की जो एक ब्रैकेट होता है ना, जो डेस्क जॉब होती है, जो ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी मिल जाती है, उसकी तो आप पूछिए मत कि कितनी भरमार है। उसको ये फिक्र हो रही कि यार मैं क्या करूं आगे। उसको अगर आपको थोड़ा सा एक उसकी एंजाइटी को कम करना हो तो आपको उसको कैसे आप कम करोगे? काशिफ देखो, इसीलिए मैंने ये बात शुरू में ही कही थी कि मैं इस सेशन को 2 फेजेस में करना चाहता हूँ। सेशन का अगर ब्रॉडर टॉपिक हाउ क्रिप्टो कैन सेव द वर्ल्ड है, तो अभी मैं उसके पहले हिस्से पर फोकस कर रहा हूँ जो है बिटकॉइन कैसे सेव कर सकता है। हम्म। जहां पर सरकारों को पॉलिटिकल लेवल पर यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ रेफरेंस चेंज करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आज आप ले ले तो अच्छा रहेगा, पर अगर ये डिसीजन आपने नहीं लिया तो ये जो 5 टाइम बॉम्ब है, डेट, डेमोग्राफिक्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, एआई और क्लाइमेट चेंज, ये 5 टाइम बॉम्ब आपको मजबूर कर देंगे कि आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के कंसेंसस को छोड़कर बिटकॉइन के कंसेंसस को लें। बट अभी अगर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने की आपके पास स्पेस है, आपके पास अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अगर आरबीआई हैं तो मार्केट से आप 10,000 बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर माइकल सेलर बिटकॉइन खरीद सकता है तो आरबीआई क्यों नहीं खरीद सकता? बट अगर आपने ये डिसीजन अभी नहीं लिया, डिसीजन आपने 2 साल बाद लिया, तो आपके पास वो विंडो ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी। हम्म। मैं यहां टाइम बॉम्ब की बात कर रहा हूं। अब ये तो हो गई बिटकॉइन एज ए यूनिट ऑफ करेंसी की बात। जो बात अब इंडिविजुअल्स के लेवल पर आती है, जहां पर इस पूरी बातचीत का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, हाउ क्रिप्टो कैन सेव द वर्ल्ड, विच मीन्स दूसरी क्रिप्टो करेंसीज, दूसरे क्रिप्टो नेटवर्क्स, मेटिक, इथीरियम, आर्बिट्रम, बैट और बहुत सारे नेटवर्क्स। अब उसको उसकी बात आती है, बट वो फेज 2 में करेंगे। ठीक है। अभी मैं सिर्फ यहां तक रुका हूं कि सरकारों को यूनिट ऑफ रेफरेंस बदलना पड़ेगा। अभी बदल लोगे, अभी उसकी स्पेस बना लोगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर 2 साल बाद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। हम्म। राइट। मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से बहुत लंबा सेशन रहा, बट ज़रूरी था, ये होना भी था, एक्सपेक्टेड था। जिन्होंने ये पूरा सेशन देखा होगा तो आई एम श्योर कि वो थोड़े से आज नींद नहीं आएगी उन्हें और काफ़ी सवाल लेके सोएंगे, और जवाबों के लिए वो इंतज़ार करेंगे पार्ट 2 में, जो उसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे जल्द। लेकिन पार्ट 2 हम पार्ट 1 की जो आपके दिल में चला इस वक्त वो कमेंट कर दीजिए, मेंशन यस, करिए नीचे। काफ़ी सारी चीज़ों को हम उठाएंगे, मैं क्योंकि यस, आप ही के सवाल और आप ही के जो ख्याल है उनको बेस बना के हम पार्ट 2 में उनको आंसर भी करेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको किस चीज़ की फिक्र हो रही है, कौन सा है वो क्वेश्चन है जिसको आप दर दर लेके भटक रहे हो, लोगों के सामने गुहार लगा रहे हो लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, वो आप मेंशन यस। करिए। और काशिफ, मैं आपके दर्शकों से एक वादा करता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत जी। सोचिए कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अगर मर गया तो धरती खत्म हो जाएगी, इंसानियत हम्म। खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। अभी सिर्फ बिटकॉइन के सॉल्यूशन की बात मैंने की है। जैसे ही मैं क्रिप्टो नेटवर्क्स और वेब3 एज ए सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो आपको इमीडिएटली एक नहीं 10
100, 1000 सॉल्यूशन अपने सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए घबराइए मत, निराश मत होइए, अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे डालिए और उन सारे कमेंट्स को मैं और काशिफ इकट्ठे एक एक करके उन सबके सॉल्यूशंस आपको पार्ट 2 में देंगे। बट ये चैलेंज मुश्किल है। इस चैलेंज के सामने आपको कैसा महसूस हो रहा है ये हमें बताइए, सो दैट हम पार्ट 2 में उन सबके जवाब दे सकें। यू आर ऑन म्यूट। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि आप अब कमेंट करिए। अब तो सुनील सर ने भी बोल दिया यार, तो ये आप ही के भले के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया। अगर चैनल पे पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को करने से जब भी ऐसे वीडियोस आएंगे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा कि एक नया वीडियो आ गया है बिटेनिंग की तरफ से, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सुनील सर को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सुनील सर को आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिल में कोई ख्याल है, कोई पर्सनल फीडबैक देना चाहते हैं, सुनील सर जनरली जब भी वक्त होगा आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ना एक ऐसा ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए जो मतलब आपसे ना कई लोग डायरेक्ट सवाल करना चाहते हैं, तो आप उनको एक ईमेल, आपका कोई न्यूज़लेटर नहीं है बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि सर आप ना एक सबस्टैक पे बेसिकली कभी कभार या कुछ ऐसा करिए कि जहां आपकी कम्युनिटी आपको अप्रोच कर सके डायरेक्टली। एंड आई नो जो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि सुनील सर से हम डायरेक्टली राब्ता कम कहीं कहाँ पे कायम कर सकते हैं। श्योर, मैं ऐसा कुछ प्लान करूंगा कुछ जल्दी करिए ही। सर, मतलब या लोग बाकी मैं बहुत आपके आपको YouTube कमेंट्स को काफी सीरियसली लेता हूं और मैं वहां भी कमेंट करूंगा और पार्ट 2 में भी उनके सबके जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।